Hello friends, welcome to YouTube channel Agri Vidavant. Today we discuss about the cause for pest outbreak in agro ecosystems. मीन्स जो हमारे हमारे एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम्स हैं उनके अंदर जो एकदम बर्स्ट आउट होता है पेस्ट का, इंसेक्ट पेस्ट का, वो क्यों होता है, इन सब रीजंस को हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट रीजन हमारा है, इसके अंदर बहुत सारे रीजन स्टेप वाइज दिए गए हैं. सबसे पहला फर्स्ट रीजन हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. मीन्स जो नाइट्रोजन के उर्वरक हैं उनका हम अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं. उनके कारण क्या हो रहा है, एक कॉन्जेनियल कंडीशन बन रही है. मीन्स उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन रही है इंसेक्ट के लिए, ताकि वो अपनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकें. उनके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है और इससे हमारा जो पेस्ट है उसका पूरे का पूरा आउटब्रेक हो जाते हैं, पूरे बर्स्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे फील्ड के अंदर, और सारी की सारी उनके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं. साथ में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं उनके कारण एक लग्जरियस ग्रोथ आती है क्रॉप की. मीन्स क्रॉप में अत्यधिक नए नए टिश्यूज़ बनने लग जाते हैं, नए नए सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, सेल के अंदर अच्छा सेप बनने लग जाता है. जो लिक्विड फीडर्स होते हैं जैसे वाइट फ्लाई हो गया, एफिड, जैसिड, ऐसे वाले होते हैं, तो इन लग्जरी ग्रोथ पे लग्जरियस हो गया, अच्छे खासे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा खाने के लिए. और नाइट्रोजन हमारा क्या करता है, सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, सेल मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, तो वो इंसेक्ट अटैक को वल्नरेबल बनाता है, उनको एक आसानी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो कॉटन क्रॉप है उनके अंदर ज़्यादा इंसिडेंट्स देखे गए हैं जैसिड के, वाइट फ्लाई के, बोलवर्म के, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं. ये खासकर ये चीज़ें कब हुई हैं, ये हमारी हुई हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, क्योंकि उसी समय हमने ज़्यादा यूरिया का और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का. उससे पहले ये वाली चीज़ें नहीं होती थी, थोड़ा कम होती थी. और एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हो येलो स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर. जो तना छेदक होता है, पीला तना छेदक होता है, स्टेम बोरर होता है, लीफ को फोल्ड करने वाले होते हैं, इनके अंदर भी ये भी ज़्यादा इंसिडेंट देखे गए हैं. किसके कारण? एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. ये हमारा फर्स्ट रीजन था, कोज था. सेकंड हमारा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. मीन्स हमने इतना अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग किया कि जो पेस्ट है उनके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी. एक सिंपल एग्जांपल से समझो आप इसको. अगर हम किसी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, तो वो वापस इतना पूरी ताकत के साथ वापस से रिएक्शन देता है, उस चीज़ का रिस्पॉन्स करता है कि वो उस चीज़ के प्रति सहनशील हो जाता है. उसके ऊपर वो चीज़ फिर काम नहीं करती. जैसे आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाओगे वो वापस उतना प्रेशर से खुलेगा. यही बात हमारे पेस्टिसाइड के अंदर लागू होती है कि हमने पेस्टिसाइड का इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया. इससे जो हमारे नेचुरल एनिमीज थे, आप इसमें लाइन में देखो, जो नेचुरल एनिमीज थे, जो उनको मारते थे, बेसिकली खाते थे. जैसे वाइट फ्लाई को खाने वाला कोई और प्रीडेटर है, अगर हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो वो वाइट फ्लाई को खाने वाला प्रीडेटर या पैरासाइट जो भी है वो खुद ही मर जाएगा, तो वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन ब्रस्ट आउट हो जाएगी. ये इसका रीजन है. एग्जाम्पल है ये रीजन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. मीन्स जो इंसेक्ट पेस्ट है उनके अंदर एक अंदर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो पूरी तरह उसको ऊपर कर गए, क्रॉस कर गए, उसको ब्रस्ट आउट हो गया उनका. डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है. और जो दूसरे पेस्ट हैं उनका भी पूरी तरह आउटब्रेक हो जाता है. ये हमारा इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड के कारण था. और इसके अंदर क्या बताया है कि हमारा सिर्फ 1% टोटल पेस्टिसाइड है वही इफेक्टिव होता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. बाकी 99% वो हमारा सारा का सारा वेस्ट होता है. वो हमारी सोइल को वेस्ट करता है, वो हमारे एयर के अंदर चला जाता है, हमारे हाइड्रोस्फेयर के अंदर, लिथोस्फेयर के अंदर, जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम है उनको उनके अंदर चला जाता है और पूरी एक सप्लाई चेन बना लेता है वो, और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को तबाह करने का काम करता है. ये हमारा पेस्टिसाइड का एक रीज़न था. ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है आज के समय पे, साइंटिस्ट के लिए बड़ी चुनौती का सामना है, ये बड़ी चुनौती है. फिर हमारा है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स. मीन्स हमने इतनी ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बना दी. वो वाली हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की क्या खासियत होती है कि वो प्रोडक्शन तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन उनके अंदर इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस बहुत कम होती है.
जो जितने भी इम्प्रूव्ड स्ट्रेन्स हैं, नए नए जीन्स हमने इवोल्व किए हैं क्रॉप प्लांट्स के, वो ससेप्टेबल होते हैं पेस्ट के प्रति, वो सहन नहीं कर पाते पेस्ट के अटैक को। और जो वेराइटीज़ होती है जिनके अंदर फेवरेबल फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल जो बेसिकली हमारे ऊपर वाले फैक्टर्स होते हैं जो हमें डायरेक्ट दिखते हैं, फिजियोलॉजिकल जो उनके अंदर के रिएक्शंस होते हैं, इनके कारण भी वो मल्टीप्लिकेशन इंसेक्ट की बढ़ा देते हैं। मान लिया किसी की ग्रोथ हमने बढ़ा दी किसी क्रॉप की, उसमें ऐसा जीन इंसर्ट कर दिया तो लग्जरियस ग्रोथ होगी, तो इंसेक्ट का अटैक डायरेक्टली सीधी बात है वो ज़्यादा आएगा। ये हमारा हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का कारण था। ये भी हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ही हुआ है, और हम दूसरी जगहों से नई नई क्रॉप को इंट्रोड्यूस करते गए, और वहाँ पर उसका नॉर्मल उसका प्रेडेटर तो था ही नहीं उसको इंसेक्ट को खाने वाला, तो उस न्यू इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप पे ज़्यादा अटैक होगा। एग्जाम्पल इसका जो हाइब्रिड सोरगम था हमारा CSH1, और जो हमारा कुंबू था, कुंबू हमारा HB1 हाइब्रिड लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके कारण क्या हुआ, जो सूट फ्लाइज थी और गोल मिर्च था, इसका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये इसके फेवर करता है इस अटैक को, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है CSH1 पे और HB1 पे। ठीक है, ये हमारा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाला रीजन था। फिर हमारा नेक्स्ट रीजन आता है लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। मीन्स हमने अंधाधुंध तरीके से अपना फूड को स्टोर करने लगे। फूड स्टोर करना हमारी ज़रूरत भी है भाई, क्योंकि हमें खाना है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर पहले हम लोकल लेवल पे सिर्फ स्टोर करते थे, अपने हाउस में स्टोर कर लिया, उससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब हमने बड़े बड़े गोडाउन्स बना लिए और बहुत कुछ डेवलपमेंट कर लिया हमने। तो लार्ज स्केल के कारण क्या होता है, जो पेस्ट की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हैं, क्योंकि जो फूड स्टोर्ड फूड है उसी के अंदर हमारा इंसेक्ट फीड करता है, उसी के अंदर ब्रीड करता है, और उसी के अंदर मल्टीप्लाई होता है, उसी के अंदर प्रजनन दर की अपनी प्रक्रिया को बढ़ाता रहता है, और रिप्रोडक्शन करके पूरी अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर लेता है। जैसे हम बाद में अगर उसमें से सीड शो कर देते हैं, बाद में उसका अटैक हमें दिख जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ब्रिंगिंग फॉरेस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन। मीन्स हमने फॉरेस्टों की कटाई कर दी, और जो जंगल वाला इलाका था जहाँ पे पहले पेड़ पौधे नेचुरल इकोसिस्टम था, वो सारा हमने एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, कल्टीवेशन के अंदर ले आए हम उनको, खेती करने लगे वहाँ पे। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट फीड कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, फॉरेस्ट एरिया में, वो साथ वाले पहले तो उसके ऊपर फॉरेस्ट के अंदर थे, वो फिर हमारे कल्टीवेटेड एरिया के अंदर आ जाएंगे, उनका इन्फेस्ट वहाँ पर उनका आक्रमण हो जाएगा हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप्स के ऊपर, और वहाँ के वो नए पेस्ट बन जाएंगे। देखिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे पढ़ना नहीं है, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना। आप साथ साथ में आप पॉइंट नोट्स बनाते चलो, और साथ साथ में इन पॉइंटों को पढ़ते चलो, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है न, इसी में देखो आप, इसके कारण क्या होता है, अगर हम जंगल फॉरेस्ट की जो कटाई है उसके कारण और क्या होता है, जो हमारे वेदर फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे टेम्परेचर हो गया, जो तापमान होता है, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है हवा के अंदर, जो रेनफॉल है, वर्षा का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, विंड की वेलोसिटी के ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जैसे अब करंट में ये भी स्टडी किया गया है कि कुछ राजस्थान के रीजन्स पे जो ज़्यादा जो रेनफॉल हो रही है, उसका कारण भी जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, यही उसका मेन रीज़न है। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको। मीन्स अगर हम फॉरेस्ट को कल्टीवेशन के अंदर लेके आते हैं, तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम वो अनबैलेंस हो जाता है, और टेम्परेचर में, इन सब में फैक्टर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिससे हमारा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट का था। अब हमारा आता है बायो टाइप्स ऑफ पेस्ट स्पीसीज। मीन्स इंसेक्ट पेस्ट के अंदर भी कुछ नई टाइप के रेसेस डेवलप हो जाती हैं, नई टाइप की रेस बनती रहती हैं, अगर वो रेजिस्टेंस वगैरह इन सब फैक्टर्स के कारण। देर आर सेवरल इंसेक्ट स्पीसीज, बहुत सारी इंसेक्ट स्पीसीज हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनके बायोटाइप्स डेवलप हो जाते हैं, जो दैट आर एबल टू डेवलप एंड मल्टीप्लाई इवन ऑन रेजिस्टेंट क्रॉप कल्टीवेटर्स। मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी जो हमने डेवलप की थी, उनके ऊपर भी वो अपना अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर भी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये कई बार देखा गया है कि कॉटन में जो भी क्रॉप जिनके हम रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करते हैं, और इंसेक्ट फिर अपने आप को नई रेसिस में डेवलप कर लेता है, नया बायोटाइप आ जाता है उनका, तो वो उसके ऊपर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, उसको हार्म कर सकता है। एग्जाम्पल इसका, बहुत सारे बायोटाइप्स एफिड के डेवलप हो चुके हैं मस्टर्ड क्रॉप के ऊपर। जो हमारी सरसों की क्रॉप थी उसके ऊपर एफिड ने बहुत ज़्यादा अटैक किया, हमने रेजिस्टेंट वैरायटी बना दी, फिर नए बायोटाइप के साथ हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया पेस्ट की नई स्पीसीज आ गई। ठीक है,
फिर हमारा आता है मोनोकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो नेचुरल प्लांट कम्युनिटी है वो रिमूव हो गई है और वो डिस्ट्रॉय हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने एक सिंगल क्रॉप स्पीसीज का मैकेनिज्म अपना लिया है। जो नेचुरल कम्युनिटी थी पहले, उसके अंदर बहुत सारी हम क्रॉप उगाते थे, अलग अलग इकोसिस्टम थे हमारे साथ साथ में। हमने 2 क्रॉप, 3 क्रॉप, 5 क्रॉप ले रहे हैं एक फील्ड के अंदर, अब हम सिर्फ एक ले रहे हैं। मान लिया वीट के पीछे लगे तो सिर्फ वीट ही वीट ले जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो नेचुरल बैलेंस सीधे बात तो बिगड़ेगा ना। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर वो किसके ऊपर मेन फोकस करती है? वो सिर्फ हाई यील्डिंग वेराइटीज के ऊपर फोकस करती है, जिसके कारण जो हमारा जेनेटिक बेस है, जो हमारे एक एग्रीकल्चर के अंदर भी जो जैसे वीट की थी, जो हमारी नेचुरल वेराइटीज थी, जो प्राकृतिक रूप से पहले हमारे देश के अंदर हजारों नहीं लाखों तरह की वेराइटीज थी वीट की, अलग अलग रेसिस थी उनके अंदर। लेकिन आज जो सारी की सारी खत्म हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? राइस की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर जो राइस की वैरायटी थी वो कितनी हज़ारों थी। इसी तरह हरियाणा के अंदर जो बासमती का रीजन था, बासमती की सैकड़ों वैरायटियाँ थी। लेकिन वो सब सारे जो जेनेटिक बेस था वो लुप्त होने के कगार पर। आज हमने सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के ऊपर फोकस किया। एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि मोनोकल्चर है जो कॉटन का, उसके ऊपर ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट का खतरा है किसकी बजाय अगर हम उसको कॉटन को इंटरक्रॉप कर दें ग्राउंड पी, काउपी या फिर सोयाबीन के साथ। मीन्स अगर हम कॉटन के साथ में मूंगफली या फिर लोबिया, काउपी होता हमारा, सोयाबीन होता है, अगर इनको कॉटन के साथ में उगाएं तो इनके ऊपर खतरा कम होगा इंसेक्ट पेस्ट का, किसकी बजाय? सिंगल कॉटन के बजाय। ठीक है, ये मैं यह बताया गया है, इसको इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट इन न्यू एरिया, ये हमें बताई गई है कि नया पेस्ट एक नए एरिया में अंदर जाके अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा तेज करता है। जब एक इंसेक्ट जो एक नए फेवरेबल एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पर उसका कोई प्राकृतिक रूप से कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता, उसको खाने वाला कोई नहीं होता, उसको नष्ट करने वाला कोई नहीं होता, तो वो इतना ज़्यादा अबंडेंट हो जाता है। जैसे एक अगर मैं ट्री की बात करूँ, यहाँ पे मैं एक ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। हम अफ्रीका से लेके आए, इंडिया के अंदर हमने प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इंट्रोड्यूस कर दी। वो इतनी ज़्यादा अबंडेंट होगी राजस्थान के अंदर, हरियाणा के वेस्टर्न रीजन के अंदर, कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई था ही नहीं। तो इसी तरह इंसेक्ट के अंदर भी रूल लागू होता है कि अगर वो एक नए फेवरेबल एरिया में जाती है, अगर उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेती है। एग्जाम्पल है इसका जो वुली एफिड है नीलगिरीज का, नीलगिरी की पहाड़ियों में चला गया था। ये एक पेस्ट था एप्पल का, इतना ज़्यादा ये फ्लरिश कर गया वहाँ पे, वो पूरी की पूरी एप्पल की क्रॉप को तबाह कर दिया इसने। बाद में इसका एक नया एक इसका खिलाफ करने वाला एक पेस्ट लाया गया पंजाब से, वो इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर ये कंट्रोल में आया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पेस्ट। कई बार जो फॉरेन पेस्ट हैं वो एक इमेच्योर या फिर अडल्ट स्टेजेस में कई बार दूसरी जगह इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो क्लोजली बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, जैसे स्केल्स हो गए, एक्लोडिड्स हो गए, और कुछ ऐसे खासकर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी इंट्रोड्यूस होते हैं। कौन से? जो छेदक होते हैं, बोरर होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो टिश्यूज प्लांट पार्ट्स में अपने आप को छेद के अपना एग ले कर देते हैं, तो बाद में नए इलाके में इंट्रोड्यूस होना उनका आसान होता है। जैसे स्टेम बोरर हो गया, लीफ माइनर हो गया, जो तना छेदक होते हैं, ये ज़्यादा लाइबल होते हैं इंट्रोड्यूस होने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसके अंदर, डायमंड मोथ था कॉलीफ्लावर के अंदर, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन ओरिजिन कहाँ पे था? मेडिटेरियन रीजन है, जो खासकर साउदर्न यूरोप है या नॉर्दर्न अफ्रीका, वहाँ पे इसका नॉर्मल इसका ओरिजिन था। ये हमारा था एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन वाला। फिर हमारा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज। मीन्स जो नेचुरल एनिमीज हैं वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, और कई बार हम ह्यूमन या फिर वेदर के कारण या फिर दूसरे और कई फैक्टर होते हैं जिनके कारण जो एनिमी है वो खत्म हो जाता है, और हमारे इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन वो इतनी ज़्यादा ब्रस्ट आउट हो जाती है कि वो हमारे काबू में नहीं रहती और हमारी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर पहुंच जाती है। ये हमारा था नेचुरल एनिमीज। ठीक है, ये हमारी वीडियो का एंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।